नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम समान अध्ययन के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को लेके आए हैं। समान जागरूकता से ये प्रश्न आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे पूरा हल करिए, क्योंकि भारत के प्रति कितनी जागरूकता है आप लोगों को। यहाँ से कुछ विशेष प्रश्न उठाए जाएंगे एग्जाम में, तो उन प्रश्नों में से ये कुछ चुनिंदा प्रश्न है, तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और देख के बताइएगा आप लोगों का कितना स्कोर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दुर्गों में से यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया किसे? गांगरोड किला है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इसे विश्व विरासत घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? वो है वालर नृत्य। वालर नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, डफला व मिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। डफला व मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, बिहार में नहीं टिक करिएगा। इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, भारत में काल वैशाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि क्या है? काल वैशाखी का मतलब होता है बैसाख में जो वर्षा होती है, तो बैसाख मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच में वर्षा होती है। ठीक है, मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच में बैसाख का महीना होता है, तो इसे ही हम काल वैशाखी वर्षा के रूप में जानते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, 16 वन है। 16 वन कैसे वन है? ये आंध्र शीतोष्ण वन है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग याद रखिए कि 16 वन आंध्र शीतोष्ण वन को कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये कुछ भाग है भारत में, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पे आती है? इसका आंसर है बी, यानी मध्य एवं निचला गंगा मैदान। वो क्या है हमारा? गंगा की तरफ, बिहार की तरफ है ना, जहाँ से गंगा निकल के आती है ना बिहार की तरफ से, उधर पश्चिम बंगाल होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये मध्य एवं निचला गंगा मैदान में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं ये। नेक्स्ट है, भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? यानी टोटल भारत का जो क्षेत्र है वो लगभग कितना क्षेत्र सूखे की दशा से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा लगभग 16%। हर साल औसतन ये निकाला गया है, तो लगभग 16% गंभीर सूखे से, यहाँ पर क्या गंभीर सूखे से प्रभावित है। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास को यह भी कहते हैं, अब ये अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, तो मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी उपभोग कहते हैं। ह्रास मतलब नुकसान, तो स्थिर पूंजी उपभोग, मूल्यह्रास को क्या कहेंगे? स्थिर पूंजी उपभोग। नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या की दशंकीय वृद्धि कितनी थी? 2001 में जनगणना हुई, इसके बाद 2011 में तो 17.7% की वृद्धि हुई जनसंख्या में। कितनी? 17.7%। देखिए ये 17 से 3 ऑप्शन है, तो ये पॉइंट वाले के बाद भी आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर 17.7% की जनसंख्या वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, जो PMMY के अंतर्गत अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम कर्ज के रूप में देता है, अधिकतम रकम को स्वीकृत की जा सकती वह है, तो अधिकतम से अधिकतम कितने रुपए दे सकता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? उसका आंसर है 10 लाख। ठीक है, तो अधिकतम इसकी राशि 10 लाख है, जो कि आप लोगों को किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए दे सकता है। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सारी गैसें क्या है? जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी है। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने कब किया? 1867-68 में। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन कौन सा है? तो भारत के द्वारा सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक जो वाहन है वो है GSLV MK11। इस तरह याद रखिएगा, जैसे आप लोग गाड़ी का नंबर याद कर लेते हैं, GSLV MK11। ठीक है, ये भारत के द्वारा सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन, इसका फुल फॉर्म है किसका? PSLV का, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन। भारत की तीसरी पीढ़ी प्रमोचन वाहन है। पृथ्वी की निचली कक्षाओं के लिए विभिन्न उपग्रहों के लगातार वितरण के कारण इसे इसरो का वर्कहॉर्स भी कहा गया है। इसरो का 4 चारणीय प्रमोचन वाहन है, जिसके पहले और तीसरे चरण ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग करते हैं और दूसरे और चौथे चरण तरल रॉकेट इंजनों का उपयोग करते थे। तो PSLV 1750 किलोग्राम के रिमोट सेंसिंग उपग्रह को 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सूर्य तुल्यकालिक गोलाकार ध्रुवीय कक्षाओं में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? तो सादा नमक, आप लोग यूज करते हैं सादा नमक, तो ये क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा 25 डिग्री सेल्सियस पे रहता है? वो ब्रोमीन और मरकरी, ये 25 डिग्री पर ही रहता है। ठीक है, कौन सी 25 डिग्री पर? ये द्रव की अवस्था में रहता है। कौन सी क्या है ये चीजें? ये है ब्रोमीन और मरकरी। आगे, निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट घंटा, ये विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। जूल प्रति सेकंड विद्युत शक्ति का मात्रक है, वॉट भी, और अश्व शक्ति हॉर्स पावर भी है। ठीक है, ये तीनों लेकिन जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट, FM प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड होता है कितना? 88 से 108। ठीक है, कितना मतलब आवाज वो निकालेगा? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज FM प्रणाली की आवृत्ति बैंड होता है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित हुई। अब कैसे हो गई है 10+2 प्रणाली? तो देखिए, इंटर तक का अगर हमको पढ़ाई करनी है तो 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, ये वाली प्रणाली हो गई है। पहले 1 से 5, फिर 6 से 8, फिर 9, 10, 11, फिर इस तरीके से अब शिक्षा, इसमें बाल वाटिका भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4, पहले 10+2 था, अब हो गया ये 5 + 3 + 3 + 4। ODOP का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट, एक जिला एक उत्पाद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो इसी का ये फुल फॉर्म है, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को चुनना है। A और B दोनों कथन सही है इसके, तो इसको हम कथन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला कथन क्या है? उनको 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये एकदम सही है कि उनको 1924 में कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। कहाँ का? कलकत्ता नगर का। नेक्स्ट, वे 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्हीं की याद में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। तो उनको 1924 में वो कलकत्ता नगर निगम के अधिकारी थे और 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की 21 धारा के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति की कितने प्रतिशत सदस्य स्त्रियां होनी चाहिए? तो 50% सदस्य स्त्रियां होनी चाहिए। ठीक है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा नंबर 21 के अनुसार। ठीक है, तो महिला शिक्षक से बच्चे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, छोटे बच्चे खासकर, इसलिए 50% स्त्रियां रहनी चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से किया जाता है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए धन व्यय करती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का तीसरा चरण कब से है? इसका आंसर 1 अप्रैल 2008 से इसका तीसरा चरण है। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से इसका तीसरा चरण प्रारंभ हुआ, इससे पहले 2 चरण हो चुके हैं। आगे, सरकार की नीतियों को प्रसारित करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी कौन सी है? वो सरकार की नीतियों को प्रसारित करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय, ये सरकार की नोडल एजेंसी है। पत्र सूचना कार्यालय सरकार जो भी नीतियां बनाती है, जैसे अभी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पीएम वाला योजना बनाया ना, किसान विकास योजना, तो ये सब का प्रचार वो कैसे कराएगी? आम पब्लिक को इसको कैसे पता चलेगा? तो ये पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से राज्य को पता चलेगा। राज्य फिर आजकल तो मीडिया हो गया है। नेक्स्ट है तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ था? इसका मतलब तिलक ने कौन सा अखबार प्रकाशित किया? तो मराठा अखबार। ठीक है, नेक्स्ट है मशहूर हस्तियों का अनुसरण करने वाले फोटोग्राफर को कहा जाता है पपराजी। आप लोगों ने देखा होगा पेपराजी। तो मशहूर हस्तियों का अनुसरण करते हैं ना लोग फोटोग्राफ मांगते हैं, ऑटोग्राफ वगैरह, तो ये पपराजी बोलते हैं उन्हें। नेक्स्ट है सामान्यतः समाचार के प्रारंभ में पत्रकार का नाम लिखने को कहा जाता है बाई लाइन। ठीक है, जो भी न्यूज आती है उसके समाचार के प्रारंभ में पत्रकार का नाम, इसको क्या बोलेंगे? बाई लाइन। ठीक है, आगे प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अनाई मुंडी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत यानी जो समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी वहाँ की अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? हुमायूं नामा। नेक्स्ट, अच्छा कंप्लीट होता है ये। तो ये कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग इसको जरूर पूरा अंत तक सॉल्व किया होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।